बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं होम्योपैथिक डॉक्टर ग़ुलाम यासीन साहब के साथ और मैं इनको मौजज़ा डॉक्टर के नाम से जानता हूँ। ये वाक़या ही अल्लाह ताला की तरफ से इनमें अल्लाह ताला ने कोई ख़ास खूबी डाली है जो इन्हें ये मौज़े करने का इख्तियार दिया अल्लाह ताला ने। चाहे ये दवाइयों से करते हैं, इन्होंने इल्म भी हासिल किया और पाकिस्तान के माया नाज डॉक्टर्स में इनका शुमार होता है। पूरे वर्ल्ड पे जब भी कोई होम्योपैथिक के हवाले से कोई कॉल होती है, कोई कैंप होता है या कोई सेमिनार होता है किसी मुल्क से भी, तो मेरे ख्याल से ये वह डॉक्टर हैं जिनको बुलाया जाता है और वहाँ पे जाके पाकिस्तान का नाम ये रोशन करते हैं और अपने काम का बताते हैं, अपनी जो इन्होंने तहकीक की है उनके मतलब बताते हैं। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर ग़ुलाम यासीन साहब से। जी सर, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? जी, ठीक है, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है सर। तो आपकी मेहरबानी है, आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। बहुत मेहरबानी। डॉक्टर साहब, आज हम आपके पास आए हैं, आप वो इलाज कर रहे हैं जो नहीं होता, जो मसलन डॉक्टर कह देते हैं कि ये हमसे हमारे बस में नहीं है, इसका वर्ल्ड पे इलाज नहीं है, उसका यही है कि दवाई खाते जाओ आराम आता रहेगा। आराम भी प्रॉपर नहीं आता, जैसे वो भाड़ा लग जाता है, पर आप उसका प्रॉपर इलाज कर रहे हैं। मुझे ये सुन के बड़ी खुशी हुई है। आपके हाथों से कई मासूम फूल जो अब तनावर दरख्त बन चुके हैं, तो मुझे बड़ी इस बात की, ये वाकई ही मौजज़ा है। मैं इसको मौजज़ा कहूँगा कि अल्लाह ताला ने जो आपके हाथ में ये शफा दे दी है। तो इसके मतलब हमें थोड़ा सा बताएं, ब्रीफ करें। जी, यकीनन अल्लाह ताला की मुझ पे ख़ास रहमत है और अल्लाह ताला के फ़ितरत के कुछ कानून हैं और वो कानून बहुत अटल हैं। मैंने एक आयत पढ़ी थी कि लिकुल्ल दाइन दवाउन, कि इस कायनात में जब इंसान को उतारा गया तो उससे पहले उसके बारे में जितनी बीमारियां उसको लगनी थी या जितनी सेहत के हवाले से उसके मसाइल थे, उनका इलाज भी उतारा गया। और यकीनन वो कायनात पैदा करने वाला है, तो उसने इंसानों के लिए जो मसाइल थे वो भी जो है ना उनका हल भी रखा यहाँ पे। बस ढूंढना मसला है कि आप ढूंढें या मैं ढूंढूं या वो कोई मुसलमान ढूंढे, कोई काफिर ढूंढे या कोई भी दुनिया का कोई ढूंढे, कामयाबी उसका मुकद्दर है। मेरे साथ ये मसला हुआ कि मुझे, क्योंकि शुरू से पढ़ने का शौक़ था और मैं इब्तदाई उम्र में जब बच्चे खेल कूद में मसरूफ़ होते हैं तो मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जो है ना वो शिरकत करता था उस वक़्त भी, सिर्फ पढ़ने के शौक़ में। तो सुस्ती और कुछ जिस तरह हम पाकिस्तान का हमारा माहौल है, मैं भी उसी तरह का ही एक आप समझ लें कि इंसान था। लेकिन कायनात के मालिक ने मेरे लिए टर्न ओवर एक ये किया कि 2008 में अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया और उसको ब्लड कैंसर का बीमारी जो है ना वो आ गई। और मुझे ये बताया गया कि जी 2500 साल की हिस्ट्री में आज तक कोई बच्चा इस तरह का ठीक नहीं हुआ और अल्टीमेटली इसका जो एंड है वो इस बीमारी से मतलब विद इन फ्यू मंथ्स डेथ है। तो यकीनन आप सोच सकते हैं कि एक बाप की क्या कैफियत होती है और वो जो माँ जिसने 9 माह पेट में रखा होता है उसकी क्या कैफियत होती है। और अभी तो मुबारकबाद दोस्तों की आ रही थी, फैमिली की तरफ से आ रही थी। तो जब ये डायग्नोज हुआ तो ये बहुत ही तकलीफ़ दह एक चीज़ थी। लेकिन क्योंकि मैं एक डॉक्टर था तो मेरे लिए अब डबल आजमाइश थी, एक बाप की हैसियत से भी और एक डॉक्टर की हैसियत से भी। तो मैं इस हवाले से अपने बेटे की क्या हेल्प कर सकता हूँ। दूसरी दुनिया की हेल्प करना तो एक बड़ी दूर की बात है कि अब मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ। तो मैंने जब चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मेरा बेटा को 3-4 माह टेस्ट होते रहे, सारा कुछ होता रहा और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकली कि जो पाकिस्तान में शायद वो दूसरा केस था और पूरी दुनिया में उस वक़्त जो 2008 में 27वां वो केस था जिस पे अभी तक रिसर्च ना होने के बराबर थी। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी तब्दीलियाँ थी जो अल्लाह ताला की तरफ से थी। तो उसका जो लिवर है वो राइट की बजाय लेफ़्ट पे था और स्प्लीन उसकी लेफ़्ट की बजाय राइट पे थी। हार्ट जो नॉर्मल शेप में होता है वो बिल्कुल उल्टा था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो उस वक़्त जब सामने आई तो डॉक्टर्स ने मज़ीद कह दिया कि जिसका कोई दुनिया में हल नहीं है। सो वहाँ से हॉस्पिटल से लेके हम निकल आए। तो मैंने अल्लाह का नाम लेके तो अपने बेटे का ख़ुद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। और उस वक़्त मेरी ये हालत थी कि मैं 18-18, 20-20 घंटे मैं पढ़ता ही रहता था और किताबें और इंटरनेट और ये सारी चीज़ें, एक तलाश थी कि मुझे किसी तरीके से कोई ऐसा सिलसिला मिल जाए कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। मेरे उस्ताद मोहतरम कलकत्ता से ताल्लुक़ रखते हैं, मुसलमान है, लाल मोहम्मद ख़ान साहब, उनसे भी मैंने कंसल्ट किया लेकिन उन्होंने भी कोई होपफुल बात नहीं की क्योंकि वो एक नायाब सा केस था जो दुनिया में सिर्फ अभी 26-27 केस थे। सो अल्लाह का नाम लेके मैं उसका ट्रीटमेंट करता चला गया
और मेरे रब की रहमत ये हुई कि मेरा बेटा सिर्फ 8 से 9 माह के ट्रीटमेंट के बाद जो उसकी हालत थी फिज़िकली, जो बिल्कुल वाइट था, पेल था और बहुत वीक था, और उसको पर डे 10 to 15 स्टूल जो है ना वो पास करता था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता रिडक्शन में आके 2 स्टूल तक आ गए। और उसका जो कलर था वो पहली दफ़ा वो 4 माह के बाद पिंक होना शुरू हुआ। तो हमें उस वक़्त एहसास हुआ कि इंशाअल्लाह अब इसकी हालत बेहतर हो जाएगी। 9 माह के बाद जब हमने उसकी रिपोर्ट करवाई तो मेरे बेटे की रिपोर्ट्स जो उसका हीमोग्लोबिन लेवल सिर्फ 5.2 पे था, वो 11 पॉइंट समथिंग पे मेडिसिन की वजह से चला गया। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त मैंने ऐसा महसूस किया कि हम उसकी बोन मैरो की जो स्टिमुलेशन है, जो बाई बर्थ उसके रेड सेल बनते ही नहीं थे, इसको प्योर रेड सेल एप्लीजिया मेडिकल साइंस में कहते हैं कि बाई बर्थ उसके जो रेड सेल हैं वो प्रोड्यूस ही नहीं होते, तो हम वो प्रोड्यूस करने में कामयाब हो चुके थे। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने अपने बेटे की मेडिसिन भी बंद कर दी। तो एक खातून का मुझे फ़ोन आया जब मेरे बेटे को चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक ब्लड बैग लगा, तो वो ख़वातीन में मेरी बेगम के साथ उनकी जब गुफ्तगू हुई तो उन्होंने टेलीफोन एक दूसरे के लिए, तो उस खातून का फ़ोन आया कि आप अपने बच्चे को लेके नहीं आते, ब्लड नहीं लग रहा, क्या वजह है। मैंने उसको बताया, मैंने कहा बेबी मेरा तो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया हुआ है और उसको ब्लड की ज़रूरत नहीं है, किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। तो उस खातून ने ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया। हमारे लिए ये मेरे लिए भी बड़ी हैरत की बात थी और मैंने उससे कहा कि आपको तो खुश होना चाहिए। तो वो कहती है कि जी आप तो डॉक्टर हैं, आपने अपने बेटे का ट्रीटमेंट कर लिया, अब हमारे बच्चों का कौन करेगा। ये वो एक बात थी जो पिंच कर गई। और उसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि पाकिस्तान में जितने भी बच्चे इस तरह की बीमारी का शिकार हैं, मैं उनके लिए इंशाअल्लाह काम करूँगा और उनके लिए एक ऐसा इंतज़ाम करूँगा जहाँ उनको फ्री सर्विसेज जो है ना वो मुहैया की जाएंगी। मैंने 2008 के अपने बेटे के ठीक होने के बाद 2010 31 जनवरी से ब्लड कैंसर के बच्चों के लिए, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और इन बच्चों के लिए फ्री कैंप का आगाज़ किया, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज 13 साल, साढ़े 13 साल गुजरने के बाद भी जारी है। और हर महीने पहली इतवार को हम ये कैंप लगाते हैं और पूरे पाकिस्तान से बच्चे हमारे पास आते हैं। और शुरू में सिर्फ हमारे पास कुछ केस आए थैलेसीमिया के, हीमोफीलिया के और प्योर रेड सेल एप्लीजिया के, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो बच्चे बेहतर होते गए, आज हमारे पास कोई 16 से 17 किस्म की मुख्तलिफ ब्लड की जो इकसाम है वो बच्चे आ रहे हैं। और उनमें से बहुत सारे बच्चे जिनको ये कहा गया था कि वो 8-10 दिन में मर जाएंगे, तो वो इस वक्त कई साल हो गए हैं, वो बच्चे ज़िंदा हैं, सेहतमंद हैं, स्कूल गोइंग हैं और अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक हैं। ये एक छोटा सा काम है जो हमने किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम खुश हैं कि हमने ज़िंदगी बेकार नहीं गुजारी, कुछ ना कुछ इस वक्त तक कौम के लिए किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप इस सिलसिले में बाहर के मुल्कों में भी जाते हैं जी। क्या ये जो एलोपैथी डॉक्टर्स हैं उनके साथ भी कोई आपका इस मौजू पे कोई बातचीत होती है, या को वो, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में ये है कि एलोपैथी जो है होम्योपैथों को वो लाइक नहीं करते जी, तो ऐसा इनके दरमियान एक मसला है, एक दीवार है जो खड़ी हुई है, तो उसके मतलब हमें कुछ ब्रीफ करें। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। ये पूरी दुनिया में तो खैर होम्योपैथी और एलोपैथी वाले मिल के काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा इशू था कि एक किस्म की एक दुश्मनी, कहीं भी एलोपैथ के सामने एक होम्योपैथ का नाम रखा जाता तो कहते ओ हो ये कोई डॉक्टर हैं, आप मर जाएंगे, आप ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन क्योंकि दुनिया जब आप काम करके दिखा देते हैं तो वो उसको मानने पर मजबूर होती है। तो जब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे केसेस पूरे पाकिस्तान में जो है ना वो फैले और उन्होंने जाके डॉक्टर्स को बताया कि हम तो ठीक हो गए हैं, हमें अब ब्लड की ज़रूरत नहीं है, हमारा ये मसला हल हो गया, हमारे बच्चों को डेली बेसिस पे जो इन्फेक्शंस होती थी वो ख़त्म हो गई, तो फिर एलोपैथी सेक्टर से अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में पहली दफ़ा उनकी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी हमारी होटल में, तो मुझे एज ए होम्योपैथ वहाँ पे लेक्चर्स के लिए बुलाया गया। तो मेरे लिए बड़ी खुशी और मेरे लिए बड़ी एक एजाज़ की बात थी कि पहली दफ़ा एलोपैथी सेक्टर ने होम्योपैथी को एक्सेप्ट भी किया, सिर्फ किस वजह से, काम की वजह से। तो वहाँ पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे, डॉक्टर्स थे, प्रोफेसर ख़ास तौर पर थे, एसोसिएट प्रोफेसर थे। तो मैंने अपनी एक ब्लड कैंसर की ठीक होने वाली बच्ची का वहाँ पे केस प्रेजेंट किया था, और जो उस वक़्त सेशन की चेयरमैन थी वो इंग्लैंड की एक प्रोफेसर थी। तो उसने कहा कि ये तो जादू है, हम लोग और हमारी पैथी जो है वो इसका तसव्वुर नहीं कर सकती, अगर होम्योपैथी ने ये किया है तो ये कमाल किया है।
क्योंकि मेरा एक जो मोटो है और जो मेरी एक प्रेजेंटेशन का तरीका है कि मैं ज़बानी कलामी को बात नहीं करता। मैंने उस बच्ची की तमाम तर फर्स्ट डे से जब वो हमारे क्लिनिक में आई उसकी तस्वीरें बनाई, वीडियोस बनाई और उसकी जो बीमारी से पहले की रिपोर्ट्स हैं वो सारी उनको दिखाई। बीमारी के दौरान जो हम उस बच्ची की ट्रीटमेंट करते रहे उस वक़्त की पिक्चर्स दिखाई और उस वक़्त की रिपोर्ट्स दिखाई, और जब वो बच्ची मुकम्मल ठीक हो गई तो उस वक़्त की उसकी पिक्चर, वीडियो और रिपोर्ट दिखाई। तो दुनिया की कोई ताकत उसको जो है वो इग्नोर नहीं कर सकती और कोई उसको जो है ना वो ये नहीं है कि इनकार कर दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मैं एलोपैथी सेक्टर पे पाकिस्तान में कोई 8 से 10 लेक्चर दे चुका हूँ और अपने मुख्तलिफ़ केस प्रेजेंट कर चुका हूँ। बल्कि अभी ये एक और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी उनकी मार्च में, जो कि हमारे पाकिस्तान के अनरेस्ट कंडीशन की वजह से पोस्टपोन हो गई है। उसमें भी मेरा एक ब्लड कैंसर के हीमोफीलिया का जो केस हमारा बच्चा ठीक हुआ है और उसकी रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 प्रोटीन लेवल था उसका, जो इस वक्त 49 पे आ गया, जो 50 नॉर्मल उसका प्रोटीन लेवल होता है, फैक्टर 8 जिसको हम बोलते हैं। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने बात कही ये बहुत कम लोग पूछते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी हीमाटोलॉजिकल एसोसिएशंस हैं जो एलोपैथी सेक्टर की हैं, मैंने जब उनसे कांटेक्ट किया तो मुझे बड़े ऑनर के साथ ब्रिटिश सोसाइटी फॉर हीमाटोलॉजी और जापानीज़ सोसाइटी फॉर हीमाटोलॉजी ने अपनी मेंबरशिप का जो है ना वो एजाज़ दिया। और मैं इस वक्त उनकी ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ हीमाटोलॉजी जो इंग्लैंड से है लेकिन वो पूरी दुनिया में उसकी ब्रांचेज़ हैं, और इसी तरह जापानीज़ सोसाइटी ऑफ हीमाटोलॉजी जिसकी पूरी दुनिया की हीमाटोलॉजी से उनका जो है लिंक है, मैं उनका मेंबर हूँ और मैं अपने बहुत सारे केस में उनके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और रिसेंटली सितंबर 2022 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तुर्की में इस्तांबुल में हमारी होम्योपैथी की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें इनवाइट था और उसमें मैंने वहाँ पे भी अपना अल्हम्दुलिल्लाह एक केस प्रेजेंट किया है। और मेरी खुशकिस्मती कह लें कि पाकिस्तान से मैं अकेला वहाँ पे एक प्रेजेंटर था, कोई भी वहाँ और कोई शरीक भी नहीं था, जबकि पूरी दुनिया से लोग जो है ना वो आए हुए थे सीखने के लिए, अपना तजर्बा बताने के लिए। तो ये एक छोटी सी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काविश है जो अल्लाह की रहमत से इस वक्त तक जो है वो कामयाब है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। ये इलाज बोन मैरो या ब्लड कैंसर ये एक बड़ा कॉस्टली इलाज होता होगा, तो आपके पास हर महीने को मैंने ये देखा है कि लोग आते हैं, आप उन्हें खाना भी देते हैं, वो मेडिसिन भी देते हैं, तो इसके मतलब हमें कुछ ब्रीफ करें। जी बिल्कुल ऐसा है कि हम इन बच्चों के लिए एक फ्री कैंप लगाते हैं और हर एतवार, हर महीने की पहली एतवार को हमारा ये कैंप होता है और उसमें किसी किस्म की कोई भी हमारी तरफ से शर्त नहीं है। बच्चे की रिपोर्ट्स, एक आईडी कार्ड की कापी वो लेके आ जाएं, तो हम उस पर उसकी जो एक फ़ाइल बना के तो उनका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला की रहमत से हमने ये काम जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं, 50 to 60% तक हमें रिज़ल्ट मिले हैं कि हम थैलेसीमिया के हमारे पास कोई 800 से ज़्यादा हमारे पास केस हैं, कोई 150 से ज़्यादा हमारे पास हीमोफीलिया के केस हैं, एप्लास्टिक एनीमिया के हमारे पास केस हैं, इसी तरह क्रॉनिक माइलॉइड लुकीमिया के हैं, एक्यूट माइलॉइड लुकीमिया के हैं, प्योर रेड सेल एप्लीजिया के हमारे पास केस हैं, और फैक्टर 5 का हमारे पास केस है, फैक्टर 7 के हमारे पास केसेस हैं, फैक्टर 1 का हमारे पास केस है। ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे बड़े बड़े हमारे इदारे बेबस हो जाते हैं, और जो फैक्टर के डेफिशिएंसी के केस होते हैं इनको तो आम हॉस्पिटल जो छोटे जिनको पॉली क्लिनिक्स हम बोलते हैं वहाँ पे इनको कोई इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार नहीं होता, और खुदा ना खास्ता एक बच्चा कहीं गिर जाए, इसको कहीं चोट लग जाए तो कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होता, इनको कोई इंजेक्शन नहीं लगाता, बस वो थोड़ी बहुत पैकिंग दे के बैंडेज करके तो वो कहते हैं कि जी आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएं जहां आपको वो फैक्टर का इंजेक्शन लगेगा या वो ट्रांजामीन और इस तरह करके वो दे के तो फिर आपको ठीक करेंगे। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे जब आते हैं कुछ ही अरसे के बाद हमारी ऐसी मेडिसिन में पावर है और अल्लाह ताला की रहमत है कि हम वो जो फैक्टर जिसकी डेफिशिएंसी होती है वो फैक्टर की डेफिशिएंसी पूरी करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसकी वजह से 3-4 इफेक्ट उसमें आते हैं। पहली बात तो ये है कि उसकी जो खुद से ब्लीडिंग होती है फैक्टर की कमी की वजह से, नाक से, कान से, पेशाब के रास्ते या पखाना के रास्ते या आँखों के रास्ते बाज़ का हो जाती है, तो वो खुद से कभी भी नहीं होती। दूसरा जो ऑटोमेटिकली जिल्द के अंदर या जिस्म के किसी अंदर खुद से ब्लीडिंग होती है और उससे ब्रूजेस बन जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नहीं होते। और अगर कहीं चोट लग जाए तो उसकी वजह से जो ब्लड उनका निकलना शुरू होता था और वो इतनी तेज़ी के साथ जिस तरह फुआरा आप कह रहे हैं निकलता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने उनको स्पेशल मेडिसिन दी हुई है
जो वो कॉटन के साथ लगा के वहाँ पे उसको दबा देते हैं, तो उसकी वजह से विद इन फ्यू मिनट्स और विद इन फ्यू सेकेंड्स बाद बच्चों में जो है ना वो ब्लीडिंग जो है ना वो बंद हो जाती है। और तीसरा ये है, चौथा ये है कि इन बच्चों में जब हमारे रेगुलर ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहता है तो इन बच्चों में चोट लगने के बावजूद इनकी ब्लीडिंग जो है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है। तो ये हम कोशिश करते हैं थैलेसीमिया के बच्चों में इस वक्त तक, आपने बड़ी जो बात की है कि हम बोन मैरो के जो काम है उसको स्टिमुलेट करने में कामयाब हो चुके हैं, और हम बोन मैरो को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो जो नए सेल बनाए, हीमोग्लोबिन लेवल उनमें पूरा हो और वो सेल पूरी बॉडी में सर्कुलेट करें। क्योंकि इसमें होता ये है कि जो सेल प्रोड्यूस होके तो ब्लड स्ट्रीम में आते हैं वो मैच्योर नहीं होते और उनमें हीमोग्लोबिन लेवल पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से वो बड़ी तेज़ी के साथ डेथ हो जाती है। और वो डेड सेल जब स्प्लीन में जो है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं तो स्प्लीन इनलार्जमेंट होती है, और जब स्प्लीन भर जाती है तो फिर यही सेल लिवर तक जाते हैं और लिवर इनलार्ज हो जाता है। और अगर इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो यही सेल हार्ट में चले जाते हैं, और उस वक्त कहा जाता है कि पहले दिन से थैलेसीमिया के बच्चों को कि जी ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 साल इसकी लाइफ है ब्लड लगाने के बावजूद। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके तवज्जो से ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो बच्चे इब्तदाई साल, 1.5 साल, 6 महीने में आ जाते हैं डायग्नोज होते ही, वो इस वक्त बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जवान हो रहे हैं। ना तो उनमें किसी किस्म का कोई आयरन लेवल बढ़ा है, ना उनकी स्प्लीन इनलार्जमेंट है, ना उनमें लिवर इनलार्जमेंट है, ना उनकी बोन की जो उनके अंदर डेफिशिएंसी है, ना उनके चेहरे तोड़ मोड़ रहे हैं, ना आयरन की ज़्यादती की वजह से उनका रंग जो है वो बहुत ज़्यादा काला हो गया, और ना ही वो उनका जो स्ट्रक्चर है, जो उनका स्ट्रक्चर है बॉडी का वो शॉर्ट है। हमारे पास जो पुराने पेशेंट आते हैं वो बच्ची तो 18 साल की है, 15 साल की है, ये 14 साल की है, लेकिन वो बेचारी को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये 5-6 साल का बच्चा है। तो हम ये सब कुछ करने में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक वसाइल बिल्कुल ना होने के बावजूद भी ये कामयाबी हासिल कर चुके हैं कि ना तो इन बच्चों में आयरन लेवल बढ़ता है, ना स्प्लीन लेवल बढ़ता है, ना इनका लिवर इनका जो है ना इनलार्ज होता है, और ना ही इनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। वरना थैलेसीमिया में अक्सर ही होता है कि बच्चा थोड़ा सा मिस स्टेप कहीं कर जाए तो उसकी हड्डियां टूट जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वो जो बुनियाद है जिसकी वजह से ये बीमारियाँ पैदा होती हैं, तो हम उसको कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं उसको स्टिमुलेट करने के लिए। और अब हमारा नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हम माँ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और उससे पहले कुछ अर्सा इलाज करके हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम माँ के पेट में ही ऐसे मेडिसिन दें ताकि जब ये बच्चा डिलीवर हो तो वो उस बीमारी से पाक डिलीवर हो। और मुझे उम्मीद है अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी, हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द कौम को ये खुशखबरी देंगे कि ऐसी माएँ, ऐसे शादीशुदा जोड़े जिनके बच्चे इन्फेक्टर्स से इन्फेक्टेड होते हैं या थैलेसीमिया के बच्चे पैदा होते हैं, तो हम इंशाअल्लाह ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन माओं को मेडिसिन दे के तो आने वाली कौम के उन बच्चों को इन बीमारियों से इंशाअल्लाह बचाने में कामयाब हो जाएंगे। डॉक्टर साहब ये डायग्नोज हो जाता है माँ के पेट में कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है? जी, 3rd मंथ में थैलेसीमिया के मोस्टली बच्चे डायग्नोज हो जाते हैं कूम टेस्ट के ज़रिए, और पता चल जाता है कि ये थैलेसीमिया मेजर का बच्चा है या थैलेसीमिया माइनर का बच्चा होगा, तो उस वक्त बिल्कुल डायग्नोज हो जाता है। उसके ज़रिए आपको आसानी होगी, आप उसकी माँ को मेडिसिन इसमें एक जो मेन चीज़ है वो मैं आपके तवज्जो से ये बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में इस वक्त कानून है, कानून तो पाकिस्तान में भी है, लेकिन बदकिस्मती है कि यहाँ पे कानून की धज्जियाँ उड़ाने वाले हम खुद ही हैं। हमारे जो करीबी मुल्क हैं, ख़ास तौर पर ईरान, वहाँ पे इस वक्त थैलेसीमिया बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। उसकी वजह यह है कि उनका कानून जो है कि किसी भी बच्ची और बच्चे की जब शादी हो तो उससे पहले उनके थैलेसीमिया के वाले से जो है ना वो टेस्ट होता है, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। अगर लड़की और लड़का दोनों थैलेसीमिया माइनर के हैं तो उनकी शादी वो नहीं करने देते, जो करेगा वो कानूनी तौर पर सज़ा का मुस्तहिक होगा। क्योंकि अगर लड़की भी थैलेसीमिया माइनर की है और लड़का भी थैलेसीमिया माइनर का है तो जो बच्चा आने वाला है वो डेफिनेटली 100% उसके बारे में कहा जाता है कि वो थैलेसीमिया मेजर का होगा। तो लिहाजा पूरी दुनिया में ये कानून है। तो मैं आपके तरफ से कौम को कहूँगा कि अगर कुछ फैमिलीज़ में कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका पता नहीं चला आज तक मेडिकल साइंस को कि इसकी वजह क्या है, तो उससे पहले बच्ची या बच्चे की शादी करने से पहले आप ये टेस्ट थैलेसीमिया के हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस ज़रूर करवाएं। और अगर वो दोनों माइनर हैं तो कभी भी उनकी जो है ना वो शादी ना करें। और इसी तरह अगर किसी फैमिली में हीमोफीलिया के बच्चे हैं या कोएगुलेशन फैक्टर के बच्चे हैं तो वो उससे पहले दोनों का टेस्ट करवा के उनकी शादी करवाएं, अदरवाइज़ वो बच्चे
वो बेटी वो बेटा जो आपका जिसकी शादी करने जा रहे हैं, वो सारी ज़िंदगी जो उनकी औलाद पैदा होगी उसकी अजियत से बाहर नहीं निकल सकेंगे। और ऐसे बच्चे ना सिर्फ उन माँ बाप के लिए अजियत का सबब होते हैं बल्कि इस कौम पे बहुत बड़ा बोझ होते हैं, क्योंकि एक थैलेसीमिया का बच्चा साल में बाज़ात 40 ब्लड के बैग जो है ना वो खा जाता है, और माँ बाप की पूरे घर की जो है इनकम खा जाता है, जिसकी वजह से उनके दूसरे बच्चे भी मुतासर होते हैं। तो अपनी कौम को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी आने वाली नस्ल को बचाने के लिए हमें ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि हमें उन बच्चों की शादियों से पहले उनके टेस्ट करवाने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, ये एक बड़ी अहम बात सामने आई है कि दूसरे ममालिक में शादी से पहले लड़की का लड़के का वो टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद वो उनकी मैरिज की वो इजाज़त देते हैं। ऐसा ही मैंने कुछ दिन पहले एक तुर्की का ड्रामे जो आजकल लग रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, उसमें भी देखा, उन्होंने भी वो लड़के और लड़की का सर्टिफिकेट लिया और उसके बाद। तो इस बात को आज डॉक्टर साहब के तवज्जो से मैं अपनी हुकूमत से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में ऐसा कानून अगर है तो इस पर इम्प्लीमेंट करवाया जाए, ताकि हम इन मूजी बीमारियों से आने वाले वक्त में ही काबू कर लें, ताकि हमारी ये आगे बढ़ के हमारी नस्लों को ख़राब ना करें, हमारे लिए मुश्किलात पैदा ना हो। ये एक बहुत अच्छी डॉक्टर साहब ने बात बताई है जो आज हमारे लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए सूदमंद साबित होगी, और अगर हम इस पर अमल करेंगे। तो डॉक्टर साहब, ये जब आप किसी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में सिर्फ आप वाहिद हैं जिनको कॉल करते हैं, क्या दूसरे किसी कोई डॉक्टर नहीं जाते, और कितनी तादाद होगी अंदाजन होम्योपैथिक डॉक्टर्स की पाकिस्तान में? जी मेरा ख्याल है कि इस वक्त कोई 2 लाख होम्योपैथ इस वक्त रजिस्टर्ड तो ज़्यादा हैं जो इस वक्त प्रैक्टिस में हैं, जो भी हेल्थ केयर के वाले से जिन्होंने रिन्यूअल करवाई है अपनी प्रैक्टिस में है, वो तकरीबन 1.5 लाख होम्योपैथ है। असल ना हमारे यहाँ सोच और विजन जो है ना उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत हर साल अरबों रुपए के बजट देती है थैलेसीमिया सेंटर्स में, और वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरी कौम को पता है कि वो बजट कहाँ जाता है। मैं आज आपको गारंटी देता हूँ कि अगर ये कानून हम लागू कर लें कि पहले बच्ची और बच्चे की टेस्ट करके शादी करेंगे, तो ये जो अरबों खरबों रुपए का बजट हम साल का देते हैं ये चंद लाख तक आ जाए। क्यों कि जब बच्चा ही पैदा नहीं होगा तो हमारे ये सारे के सारे बजट बच जाएंगे और हम इस अजियत से भी बच जाएंगे, कौम को, माशरे को एक सेहतमंद बच्चा भी हम देंगे, और ये करोड़ों अरबों रुपए हमारे बच भी जाएंगे, और जो इतना ज़्यादा ब्लड हमारा ज़ाया होता है उसको भी हम सेव कर लेंगे। दूसरी बात आपके तवज्जो से ये कहूँगा, हमारे यहाँ होम्योपैथ डॉक्टर्स को हुकूमत जो है वो इतनी ज़्यादा सहूलियात नहीं देती, जिसकी वजह से हमारा होम्योपैथ जो है वो हमेशा ज़हनी तौर पर कुछ परेशानियों का, और यूँ समझे कि वो जो एक उसका जज्बा होता है वो एक महदूद लेवल तक रहता है, और हमारी जो बदकिस्मती से कौंसल है वो भी ज़्यादा कोई उसमें प्रेजेंटेशन के लिए जो है ना वो सबब नहीं बनती, असबाब पैदा नहीं करती। तो यहाँ पे इंडिविजुअल एक मेहनत करके तो आपको करना पड़ता है, और जब एक दफ़ा दुनिया को पता लग जाए कि ये बंदा एक यूनिक सा काम कर रहा है तो फिर पूरी दुनिया आपको जो है ना वो सर पे उठाने के लिए जो है ना वो तैयार बैठी है। और मुझे बहुत सारे मुल्कों से इस वक्त ऑफ़र है कि जी आप ये काम यहाँ आके करें, आपको जो चाहिए ले लें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने ये शर्फ बख्शा है कि मैं अपनी कौम की खिदमत करना बेहतर समझता हूँ, क्योंकि मेरे लिए कोई पैसे की हैसियत नहीं है, मेरे लिए अपनी कौम की खिदमत ज़्यादा जो है ना वो हैसियत रखती है। ये बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये आपने बनाया हुआ है सहर वेलफेयर फाउंडेशन जी, तो इसके तहत आपको ये भी आपकी इस शोबे में मदद कर रही है, ये जो फाउंडेशन है इसके मतलब कुछ थोड़ा सा हमें बता दीजिए। जी, आपको पता है सर कि पाकिस्तान में काम करने के लिए आपको लीगली सारी चीज़ें जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा कि क्योंकि कल को हो सकता है अल्लाह ताला हमें ऐसा सिलसिला दे कि पाकिस्तान से कुछ ऐसे दोस्त मिल जाएं कि जो इन बच्चों के लिए हम एक हॉस्पिटल बना पाएँ, या कोई इंटरनेशनली कुछ ऐसे लोग हमारे साथ मिलें जो इन बच्चों के लिए पाकिस्तान में काम करना चाहें। तो हमने इसको सहर वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से रजिस्टर करवाया हुआ है, जिसकी डॉक्यूमेंटेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर साल पूरी है। तो हम सहर वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से इसका इलाज करते हैं, और बहुत सारे लोग जिनको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है और वो हमें जानते हैं, हमारे इस काम को जानते हैं, बल्कि हम तो हर एक को ऑफ़र करते हैं कि आप हमारी ज़ुबान या हमारे अल्फाज में ना जाएं। जिस दिन हमारा कैंप होता है आप हमें बताए बगैर आएँ, उन बच्चों से मिलें, उनके माँ बाप से मिलें, और उनसे पूछें कि यहाँ आप कितने अरसे से आ रहे हैं, आपके बच्चों को क्या अफेक्ट हो रहा है, बीमारी क्या थी, उन हॉस्पिटल्स में आपके साथ क्या सलूक होता था, और यहाँ सहर वेलफेयर फाउंडेशन के कैंप में आपके साथ क्या सलूक होता है। उनको खाना भी दिया जाता है, उनके लिए बाकी सारे अरेंजमेंट भी किए जाते हैं, और किसी किस्म की हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इवन कि हम ये भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगते कि आप किसी
वहाँ से चेयरमैन से, ज़कात चेयरमैन से लिखवा के लाएँ कि आपको ज़कात की ज़रूरत है। ये हम कोई भी किसी किस्म का कोई डिस्ग्रेसफुल काम नहीं करते, कोई उसके दिल को हर्ट करने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं करते। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आपका बच्चा बीमार है, आप उसकी रिपोर्ट्स और एक शनाख्ती कार्ड की कापी ले आएँ ताकि हमारे पास सबूत हो कि आपके बच्चे का जो है ना वो ये प्रॉब्लम है। तो हमारी यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाती है और उसके बाद डॉक्टर्स जो हमारे असिस्टेंट हैं वो चेक करती हैं और फाइनली प्रेस्क्रिप्शन के लिए मेरे पास आती है। तो 1 रुपया उसमें किसी किस्म का कोई इन्वॉल्व नहीं है और किसी किस्म की हमारी तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सहर वेलफेयर फाउंडेशन बिल्कुल फ्री इनका इलाज जो है ना वो करती है और हमारे साथ बहुत सारे दोस्त तावन करते हैं जिनके लिए हमारे दिल से दुआएं निकलती हैं। और मेन चीज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो कुछ कर रहे हैं हमारा ज़मीर भी मुतमइन है और हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो बेहतरीन है। और इस वाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो केस ठीक हुए हैं पूरी दुनिया में मेरे आर्टिकल प्रिंट हो रहे हैं और जिसको यूरोप में ख़ास तौर पर अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है। और हमें अब यूरोप से और अमेरिकन जो स्टेट्स हैं वहाँ से अब पेशेंट जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता रेफ़र हो रहे हैं, जो हमारे रिज़्क़ का भी सबब है और पाकिस्तान की एक इज़्ज़त का भी सबब है। जी बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। ये आपके मैंने एजाज़ात भी देखे हैं जो आपने काफ़ी मेहनत की है, सर्टिफिकेट दूसरे ममालिक के, ये सारा कुछ देखा है। ये आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सहर वेलफेयर फाउंडेशन के तवस्सुत से भी मैं भी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि इनका काम देखें और इनके साथ इनके कंधे से कंधा मिला के चलें, इनकी हेल्प करें और उन बच्चों को जिनका सवाए रब के कोई आसरा नहीं, आप लोग भी उनकी मदद में शामिल हों, उनका आसरा बने। और ख़ास तौर पे हॉस्पिटल्स में जो बच्चे हैं जो इस वक्त जो डॉक्टर्स ने लाइलाज कह दिए हैं वो भी इनसे रब्ता करें ताकि उनके बच्चों का इलाज हो सके, उनकी ज़िंदगियां बच सकें। और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मौजज़ा है। मैं अल्लाह ताला ने इन्हें एक ब्लेस किया है, इनको ये एक ताकत दी है कि आप पढ़ें और पढ़ के ये इलाज करें और शफा देने वाला मेरा रब है, वो ज़रूर शफा देता है। आप सिंसियर हैं दूसरे के साथ, आप मेहनत कर रहे हैं, आप अपने इल्म को बढ़ा रहे हैं, तो ये आप अवाम के लिए एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नाज़रीन, आज हमने बहुत अच्छी बातें सुनी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा है। AZ के TV चैनल के हवाले से अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा हो तो ज़रूर डॉक्टर साहब से रब्ता करें। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा ये अपने क्लिनिक का आपको एड्रेस बताएंगे ताकि आपको आने में आसानी हो सके। जी यकीनन यहाँ पे जो लाहौर रेलवे स्टेशन है इसके साथ रेलवे कैरन हॉस्पिटल है, 24 अलामा इकबाल रोड ये एड्रेस है। और सहर होम्यो क्लिनिक सहर वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से आप यहाँ लाहौर में रेलवे स्टेशन के पास जो बोर्ड वाला चौक है, बहुत बड़ी मार्केट है होम्योपैथी की, आप किसी से भी पूछेंगे कि वो डॉक्टर जो कैंसर का इलाज करते हैं तो आपको हमारे क्लिनिक पे छोड़ आएंगे। सहर वेलफेयर फाउंडेशन 24 अलामा इकबाल रोड, गड़ी शाह, लाहौर। और हम खुसूसी तौर पे डॉक्टर साहब का नंबर भी नीचे चला रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों की, अपनी कौम की, अपने मुल्क की हिफाजत करना है। उसमें हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ आएँ, हमारी पूरी कौम हमारे साथ हो और हमारी हुकूमत से भी अपील है कि वो भी इस अच्छाई के काम में इनकी मदद करें। जो चीज़ें कम हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सब इनका साथ दें। जी बहुत शुक्रिया। मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी, कैमरामैन ज़ीशान यूसुफ के साथ। शुक्रिया।